हाँ तो दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका। चलिए आज का शुरू करते हैं करंट अफेयर्स 29 अप्रैल 2020 का। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो यहाँ पर आई बटन होगा राइट साइड में ऊपर के कॉर्नर पर, उस पर आ जाएगा, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स की ये सीरीज। सबसे पहले आज का मुख्य समाचार क्या है आपको बता दें। आज के जो मुख्य समाचार हैं वो सबसे पहला है कि पिच ब्लैक अभ्यास को रद्द कर दिया गया है। दूसरा है WHO के नक्शे में लद्दाख को चीनी क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है। तीसरा है रूहदार माने आत्मा को छू देने वाला, IIT बॉम्बे द्वारा विकसित किया गया कम लागत वाला मैकेनिकल वेंटिलेटर। चौथा है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में से 5 राज्य कोविड-19 मुक्त बन गए हैं। पांचवा है ओजोन परत का सबसे बड़ा छिद्र स्वतः बंद हो गया है। छठा है RBI ने 50,000 करोड़ रुपए के विशेष तरलता म्यूचुअल फंड की घोषणा किया है। और सातवां आपका है 2019 में भारत सैन्य बैग में विश्व में तीसरे स्थान पर भारत रहा। ये सिपरी का जो है SIPRI इसका आंकड़ा है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पिच ब्लैक अभ्यास को रद्द किया गया, क्यों किया गया? सबसे पहले पिच ब्लैक अभ्यास को रद्द कर दिया गया है। पिच ब्लैक अभ्यास को रद्द कर दिया गया है। रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायु सेना द्वारा आयोजित द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक को कोविड-19 खतरों के कारण रद्द कर दिया गया है। पिच ब्लैक अभ्यास क्या है? इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य रक्षात्मक हवाई युद्ध और आक्रामक हवाई युद्ध का अभ्यास करना है। यह अभ्यास उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाता है। पहली बार पिच ब्लैक अभ्यास का आयोजन जून 1981 में किया गया था। इसका इतिहास क्या है कि 1990 में इस अभ्यास में सिंगापुर के साथ प्रशिक्षण शुरू किया गया। बाद में इसमें अन्य देश भी शामिल हो गए। 2006 में पहली बार अधिक देशों ने इस अभ्यास में भाग लिया। इसमें थाईलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल थे। 2008 में क्या हुआ? 2008 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन भी इस अभ्यास में शामिल हो गया। नाटो का गठन 1949 में हुआ था। यह उत्तरी अमेरिकी और यूरोपीय देशों के बीच एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ देखने को मिलता है। सबसे पहले भारत 2018 में भारत ने पहली बार इस अभ्यास में भाग लिया था। इस अभ्यास में लगभग 131 विमान शामिल थे और 4,000 से अधिक कर्मियों ने इसमें भाग लिया। इसमें कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, नीदरलैंड, इंडोनेशिया, थाईलैंड, अमेरिका, मलेशिया भी शामिल थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाता है तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के क्या इस संबंध में देखा जाए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय और रक्षा संबंध हाल के वर्षों में बढ़ गए हैं। दोनों देशों ने संयुक्त रूप से AUSINDEX मतलब अस्ट इंडेक्स माना ऑस्ट्रेलिया इंडेक्स नौसेना अभ्यास का आयोजन किया। इसमें 1,000 से अधिक कर्मियों ने भाग लिया है। दोनों देश म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने की योजना बना रहे हैं, जो लंबे समय से लंबित है। दोनों देशों के बीच समुद्री डोमेन जागरूकता समझौता भी चर्चा में है। दूसरा करंट अफेयर्स है कि WHO के नक्शे में लद्दाख को चीनी क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है। ये तो बहुत ज़्यादा विवादास्पद है। चलिए इसको देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO ने हाल ही में अपने विवादित नक्शे में लद्दाख के हिस्से को चीनी क्षेत्र में के रूप में दिखाया गया है, जबकि भारत में इस क्षेत्र को बिंदीदार रेखा और कलर कोड के रूप में दिखाया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के क्षेत्र को बिंदीदार रेखा के रूप में दिखाया है। बिंदीदार रेखा से क्या पता चलता है? बिंदीदार रेखा से पता चलता है कि यह क्षेत्र एक विवादित क्षेत्र है। इसका मुख्य बिंदु क्या है? संयुक्त राष्ट्र के कई नक्शे कश्मीर के कुछ हिस्सों को विवादित क्षेत्र के रूप में दर्शाते हैं। हालांकि यह पहली बार है जब संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था ने लद्दाख क्षेत्र को अलग अलग रंग में दिखाया है। WHO का यह नक्शा जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों को नहीं दिखाकर संयुक्त राष्ट्र के मानक चित्रण से अलग है।
भारत चीन सीमा का क्या विवाद क्या है? भारत ने 1960 के दशक में पीओके मतलब कि पाक अधिकृत कश्मीर में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के कुछ हिस्से पर अपना नियंत्रण छोड़ दिया था। वर्तमान में चीन ने लद्दाख के 37,000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा किया हुआ है। इसके अलावा चीन ने इस महीने की शुरुआत में अपने क्षेत्र के भीतर अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को शामिल किया था। चीन का क्या नक्शा है? चीन का वर्तमान मानचित्र 1979 के स्काई मैप के संस्करण पर आधारित था। यह नक्शा मध्य एशियाई देशों और रूस के साथ चीन द्वारा अपनी सीमा के मुद्दों को हल करने के बाद बनाया गया था। स्काई मैप ने अब भूटान और भारत की सीमा पर तिब्बत क्षेत्र का दावा करते हुए अपनी भौगोलिक जानकारी को अपडेट किया है। चीन यह भी दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश दक्षिण तिब्बत का हिस्सा है। रूहदार, ये तो हो गया ये सब न्यूज। अब अगला है कि रूहदार मतलब आत्मा को छू लेने वाला न्यूज क्या है कि आईआईटी बॉम्बे द्वारा विकसित किया गया कम लागत वाला मैकेनिकल वेंटिलेटर। चलिए पढ़ते हैं इसको। आईआईटी बॉम्बे और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनआईटी श्रीनगर के छात्रों ने रूहदार नामक एक कम लागत वाले वेंटिलेटर का आविष्कार किया है। कोई भी पूछेगा कि आईआईटी बॉम्बे ने कम लागत का मैकेनिकल वेंटिलेटर जो विकसित किया उसका क्या नाम है, तो आप लोग बताएंगे रूहदार। रूहदार क्या है? यह एक वेंटिलेटर के उत्पादन की लागत लगभग 10,000 रुपये है। इस डिजाइन की शुरुआत कश्मीर में आईआईटी बॉम्बे के प्रथम वर्ष के छात्र ने की थी। उन्होंने वेंटिलेटर डिजाइन करना तब शुरू किया जब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके गृह क्षेत्र कश्मीर घाटी में केवल 97 वेंटिलेटर हैं। देश में वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 2 आयामी दृष्टिकोण लागू कर रही है। वेंटिलेटर का घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और दुनिया में के विभिन्न हिस्सों में से आपूर्ति प्राप्त करना। दूसरा विकल्प चुनौतीपूर्ण है क्योंकि सभी देशों में वेंटिलेटर की मांग काफ़ी अधिक है। केंद्र सरकार ने भी देश में 9 निर्माताओं की पहचान की है। 59,000 इकाइयों के निर्माण का आदेश दे दिया है। चलिए इसका महत्व जानते हैं। कोविड-19 संक्रमण वक्र समतल होना शुरू हो गया है और इसका प्रकोप नियंत्रण में है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 से संक्रमित लगभग 80% भारतीय रोगियों में से 15% को ऑक्सीजन की सहायता अवश्य लेनी होगी और केवल 5% को वेंटिलेटर की आवश्यकता होगी। हालांकि यह संख्या कम लगती है लेकिन मांग बढ़ सकती है क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में वर्तमान में केवल 40,000 वेंटिलेटर हैं। इसलिए नए मॉडल का आविष्कार करना और वेंटिलेटर पर आत्मनिर्भर बनना आवश्यक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अन्य अंतर्राष्ट्रीय अग्रणी संगठनों जैसे ग्लोबल फंड, UNTAID, सेपी आदि के साथ मिलकर कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर लॉन्च किया है। इस साझेदारी से कोविड-19 के चिकित्सीय निदान और टीके के विकास, उत्पादन और पहुंच को तेज करने में मदद करता है। इसका मुख्य बिंदु क्या है? इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य अमीर और गरीब दोनों को कोविड-19 का उपचार उपलब्ध कराना है। इस पहल को 2009 में H1N1 स्वाइन फ्लू के अनुभव के आधार पर शुरू किया गया है। उस समय टीकों का वितरण न्याय संगत नहीं हुआ था, ऐसा इसलिए था क्योंकि केवल अमीर देश ही उन टीकों को खरीद पा रहे थे। इस लॉन्च के दौरान जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रान जैसे विश्व के नेता भी उपस्थित थे। हालांकि अमेरिका लॉन्च से दूर रहा। अमेरिका और WHO का क्या संबंध है देख लिया जाए कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में घोषणा की थी कि वह WHO की अपनी फंडिंग रोक देगा। अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन पर चीन के केंद्रित होने का आरोप लगाया था। चीन केंद्रित होने पर आरोप लगाया था। दूसरी ओर चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को मार्च में 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर दान दिया था। हाल ही में चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को 30 मिलियन डॉलर का अतिरिक्त दान दिया है। चलिए अब अगला न्यूज पढ़ते हैं। अगला न्यूज, उत्तर पूर्वी राज्यों में से 5 राज्य कोविड-19 मुक्त बने। 27 अप्रैल 2020 को 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में से 5 राज्य मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और सिक्किम के कोविड-19 मुक्त पाए गए हैं। नाम फिर से पढ़ लीजिए, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और सिक्किम।
ये जो 5 राज्य हैं ये कोविड-19 से मुक्त हैं। अन्य 3 राज्यों मेघालय, असम, मिजोरम में नए मामले दर्ज नहीं किए गए हैं। इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की है। इसका मुख्य बिंदु, यह घोषणा केंद्रीय मंत्री ने उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम तथा गन्ना व बांस प्रौद्योगिकी केंद्र के अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान की। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री ने घोषणा की है कि कोविड-19 के कारण भारत में मृत्यु दर में कमी आई है। मृत्यु दर वैश्विक स्तर पर 7% की तुलना में भारत में कोविड-19 के कारण मृत्यु दर 3.1% है। अब तक कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों में से 22% लोग बरामद हुए हैं। इसमें पूरे देश में 5,913 लोग शामिल हैं। फंडिंग के बाद भारत सरकार ने अपने प्रारंभिक चरण में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। आवंटन देश में लॉकडाउन शुरू होने से पहले किया गया था। उत्तर पूर्वी परिषद क्या है? उत्तर पूर्वी परिषद का गठन 1971 में उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम के तहत किया गया था। इस परिषद का गठन उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ओजोन परत का सबसे बड़ा छिद्र स्वतः कैसे बंद हुआ है। C3S कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस और CAMS कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस ने पुष्टि की कि ओजोन परत का छिद्र स्वतः ही ठीक हो गया है। मुख्य बिंदु इसका क्या है कि यह बिंदु आर्कटिक के ऊपर 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। इस छिद्र का निर्माण असामान्य जलवायु परिस्थितियों के कारण हुआ था। यह छिद्र कैसे बंद हुआ? इस छिद्र के बंद होने का मुख्य कारण ध्रुवी भंवर है। वैज्ञानिकों के अनुसार कोविड-19 लॉकडाउन होने के कारण प्रदूषण का स्तर कम होना इस छिद्र के बंद होने का कारण नहीं है। यह ओजोन परत के इतिहास में पाया गया सबसे बड़ा छिद्र था। यदि यह छिद्र दक्षिण की ओर बढ़ा होता तो इसमें मध्य अक्षांशों में भयावह परिणाम उत्पन्न होते। ध्रुवी भंवर एक सर्दियों में होने वाली घटना है। ध्रुवी भंवर चक्रवाती वृत्ताकार हवाएं हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर समताप मंडल में चलती हैं। ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल में एक किस्म की ढाल है जो सूर्य के हानिकारक यूवी विकिरण से ग्रह की रक्षा करता है। RBI ने, अगला न्यूज है, RBI ने 50,000 करोड़ रुपए के विशेष तरलता म्यूचुअल फंड की घोषणा की है। 27 अप्रैल 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष तरलता सुविधा की घोषणा की। भारतीय रिजर्व बैंक पूंजी बाजारों में तरलता का प्रवाह बढ़ा रहा है क्योंकि कोविड-19 ने म्यूचुअल फंड्स पर तरलता का दबाव डाला है। इसका मुख्य बिंदु क्या है? म्यूचुअल फंड्स के लिए विशेष तरलता सुविधा SLF-MF 90 दिनों के लिए रेपो संचालन करेगी। इस योजना के तहत बैंक सोमवार और शुक्रवार के बीच किसी भी दिन अपनी बोली प्रस्तुत कर सकेंगे। प्रमुख विशेषताएं इसकी क्या रहेंगी कि इन फंड्स का उपयोग बैंकों द्वारा विशेष रूप से निम्नलिखित तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा। ऋण की अवधि बढ़ाने के लिए, निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बांड, डिवेंचर और डिपॉजिट के सर्टिफिकेट खरीदने के लिए। डिवेंचर एक दीर्घकालिक प्रतिभूति है जो परिसंपत्तियों पर सुरक्षा ब्याज दर प्रदान करती है। बैंक म्यूचुअल फंड की रेपो या उधार दरों को तय करेगा। अंतिम और लास्ट न्यूज है कि 2019 में भारत सैन्य व्यय में विश्व में तीसरे स्थान पर रहा है। 2019 में भारत सैन्य व्यय में विश्व में तीसरे स्थान पर रहा है। यह सिपरी का आंकड़ा है, डाटा है। चलिए इसको हम लोग जानते हैं कि ये क्या है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी के हालिया वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका 2019 में $732 अरब के साथ दुनिया में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला है। यह पहली बार हुआ है जब 2 एशियाई देशों चीन और भारत ने शीर्ष 3 पदों पर कब्जा किया है। 2019 में चीन का सैन्य खर्च $261 बिलियन तक पहुंच गया है। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 5.1% की वृद्धि हुई है।
भारत का सैन्य खर्च 6.8% से बढ़कर 71.1 बिलियन तक पहुंच गया है। मुख्य बिंदु इसका क्या है? विश्व में 3 शीर्ष सैन्य खर्चों के बाद रूस और सऊदी अरब क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर हैं। शीर्ष 3 सैन्य खर्च करने वाले देशों की हिस्सेदारी विश्व सैन्य खर्च में 62% है। विश्व सैन्य व्यय क्या है कि 2018 की तुलना में 2019 में कुल सैन्य व्यय 3.6% की वृद्धि हुई थी। 2019 में वैश्विक व्यय $2 ट्रिलियन था। 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के बाद यह सबसे अधिक सैन्य खर्च है। भारत, इस रिपोर्ट के अनुसार कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के कारण भारत का सैन्य खर्च बढ़ गया है। 2019 में भारत ने अपनी सेना पर 71.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए हैं। 2018 की तुलना में इसमें 6.8% की वृद्धि हुई है। अमेरिका, इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का सैन्य व्यय विश्व में सर्वाधिक है। 2019 में अमेरिका ने सेना के लिए 732 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए थे। यह 2018 की तुलना में 5.3% अधिक था। तो आज का न्यूज़ यहीं पर ख़त्म हुआ दोस्तों। इस न्यूज़ को आप यदि आप PDF में चाहते हैं कहने का मतलब है कि इस नोट्स को आप PDF में यदि आप चाहते हैं तो मेरे ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी है ak486416@gmail.com। तो आइए और नोट्स को फ्री में ले जाइए ईमेल आईडी पर। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि कल का करंट अफेयर्स आपको देखने को मिल जाए। धन्यवाद।